नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। और चलिए शुरू करते हैं आज का द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस को और स्टार्ट करते हैं आज के स्पीकिंग ट्री से। स्पीकिंग ट्री में जो आज का आर्टिकल आया है वो है पैंडेमिक और जैनिज्म। इनके बारे में है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पैंडेमिक जैसी सिचुएशन कैसे पैदा हो गई और जो जैनिज्म की फिलॉसफी है वो क्या कहती है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो भगवान महावीर है उनके जो लेसन्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी यहाँ पर पूरी दुनिया में जो सांस लेने वाले जीव हैं, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर हैं, तो किसी को भी हक नहीं है कि हम उनको ख़त्म करें, मारें या फिर उनको तंग करें या फिर उनको ऐसी सिचुएशन में डाल दें कि वो अपने घर में रहते रहते ही, जंगल में रहते रहते ही कि एक डर के माहौल में रहें। जैसे शिकार करने चले जाते हैं लोग, जंगलों को आग लगा दी जाती है। तो इनके अंदर भी अब डर का माहौल पैदा हो रहा है। रिसेंटली आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में नेचुरली चलो आग लगी, लेकिन फिर भी कितने करोड़ों के हिसाब से जो जानवर थे वो मारे गए। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। आगे जैनिज्म के बारे में और बोला गया है कि जो लिबरलाइजेशन का रास्ता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जैनिज्म बात करता है कि हम अपनी ज़िंदगी को जो है कैसे जिए कि दूसरे को कभी भी हम परेशानी ना दें, दूसरे को कभी भी हम ठेस ना पहुंचाएं। जो परमात्मा की ओर हम ध्यान लगाएं, चीज़ों को समझें, कंसर्न दिखाएं और दुनिया के लिए, लोगों के लिए, जो आसपास की सोसाइटी है उनके लिए हम काम करें, वेलफेयर के लिए काम करें। तो आगे यहाँ पर और चीज़ बोली गई है कि जो सुप्रीम प्रिंसिपल है जैनिज्म का कि हम जिंदगी को कैसे जिएं, तो वो है अहिंसा, जिसको हम बोलते हैं नॉन वायलेंस। मतलब झगड़ा नहीं करना है। नॉन वायलेंस का मतलब है कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट हो गया है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, आपको फिजिकली वायलेंस प्रोड्यूस नहीं करना है। आप नॉन वायलेंस के तरीके भी अपना जो मसला है उसको हल कर सकते हैं। आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि अगर हम इस संसार की बात करें तो ये सेल्फिशनेस से भरा पड़ा है। तो हमें इंडिविजुअली आगे आना होगा। सोसाइटी के लिए काम करना होगा। जो हमारी नेचर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए काम करना होगा। जो नेचर के क्रिएचर्स हैं, जो जीव जंतु हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी हमें काम करना होगा। आगे यहाँ पर बोला गया है कि जो ह्यूमैनिटी का जो मतलब है वो है कि पूरी जो दया भावना है हमारे अंदर होनी चाहिए, दूसरे के प्रति सिंपैथी होनी चाहिए। चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, जैसे जानवरों को काटा जाता है, उनको बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो बात बोली गई है पैंडेमिक की, यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि पैंडेमिक जैसी सिचुएशन कैसे पैदा हो गई। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये माना जा रहा है कि चमगादड़ के खाने से ही जो है ये वायरस फैला है। इनिशियल स्टेज में ये बात की गई थी जब ये वायरस फैला था। तो अब जो इसी के कारण लोग जो हैं अवॉइड कर रहे हैं जो नॉन वेजिटेरियन फूड है। अगर ये वायरस नहीं आता तो किसी ने भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना था, सबने नॉन वेजिटेरियन फूड का सेवन करना था। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है कि नेचर के साथ हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर नेचर के बैलेंस को हम बिगाड़ते हैं तो फिर नेचर हमारा बैलेंस भी बिगाड़ देगी। तो ये कोई नई बात नहीं है। हम जो हिस्ट्री उठा के देखें, ठीक है, तो हिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मिल जाएंगे आपको जहाँ पर हमने नेचर के साथ पंगा लिया है, तो नेचर भी फिर हमें उसी तरह से जवाब देती है। उत्तराखंड में कुछ साल पहले बहुत भयानक फ्लड आए थे, जो घर थे वो ढह गए, बहुत ही बड़ी तादाद में लोग मारे गए जो 4 धाम यात्रा पर गए थे। तो देखो कहीं ना कहीं पर गलती इंसान कर रहा है, ठीक है। एनवायरनमेंट जो है वो बदल रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। तो रीज़न यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको प्रोटेक्ट करके चलना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज भगवान ने दिए, अगर मैं एग्जांपल करूं, पानी की बात करूं तो ग्राउंड वाटर की आप सिचुएशन देख लो क्या हो चुकी है। ग्राउंड वाटर की सिचुएशन
इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में बहुत ख़राब हो चुकी है। इसीलिए गवर्नमेंट एक योजना भी चला रही है जिसको हम अटल भूजल योजना बोलते हैं। तो इसमें 5,000 करोड़ तक का जो सपोर्ट वर्ल्ड बैंक कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और गिने चुने स्टेट्स है जहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर और आगे बात की जा रही है कि जो पैंडेमिक है, ओके, टू मेक अस रियलाइज दैट पॉजिंग फॉर सम टाइम एंड स्प्रेडिंग लव एंड काइंडनेस इज इम्पॉर्टेंट। कि पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा पॉज आ गया है हमारी लाइफ पे, हमें रियलाइज हुआ है, ओके, कि प्रेम क्या होता है, ओके, और काइंडनेस, दयालुता क्या होती है। देखिए, ये जो मैं स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल डिस्कस करता हूँ ना डेली, इसका मतलब ही ये होता है कि स्टार्टिंग में एक तरह की मोटिवेशन आपको मिले, स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले, उनको पता चले हमें क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल्स होते हैं स्पीकिंग ट्री के, बहुत ही ज़बरदस्त इनमें बातें की गई होती हैं, बहुत सी सीखने को बातें हमें मिलती हैं। और जब हम डेली लाइफ में जब भी लाइफ की शुरुआत करते हैं, जब भी दिन चढ़ता है, तो इन जैसे जो आर्टिकल्स हैं इनको पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, ताकि कि आपको पता चले कि आज का दिन हमने किन जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर फोकस करके हमने बिताना है, ओके, और किन चीज़ों को आगे हमने बच्चों को पढ़ाना है। सो यहाँ पर और जैनिज़्म की बात की गई है कि जैनिज़्म हमेशा तरफदारी करता है इमोशनल कंफर्ट की, ओके, बजाय फिजिकल कंफर्ट के। तो उसके बाद जो 5 प्रिंसिपल्स हैं जैनिज़्म, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो 5 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं अपग्रह, ओके। तो इसका मतलब होता है द सेंस ऑफ बिलोंगिंग और अटैचमेंट दैट नीड्स टू सीज, ओके। सो अटैचमेंट की सेंस, ओके। सो आगे बोला गया है कि द परसेप्ट ऑफ अपरिग्रह इज सेल्फ स्ट्रेंट एंड टू रिस्पेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड नेचर। मतलब हर एक तरह की ज़िंदगी, चाहे वो जानवर के रूप में है, चाहे वो किसी पेड़ के रूप में मिली है किसी पेड़ को, ओके, तो उसको रिस्पेक्ट करनी है, ओके, उसको बचा कर चलना है, प्रोटेक्ट करके चलना है। सो ऐसी एक्टिविटीज़ से हमें अपने आप को बचाना है जिससे हम दूसरे को हार्म करें और अपनी सोसाइटी का नुकसान करें। तो सोसाइटी में चाहे एक पेड़ है चाहे एक इंसान है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, ओके। सो दोनों की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में, चाहे बच्चे हैं चाहे पानी है, दोनों की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। तो लास्ट में यहाँ पर बात बोली गई है कि हमें फॉलो करना चाहिए किसको, अहिंसा को, अपरिग्रह को, ठीक है, लव एंड अफेक्शन, जब हम बात करें किसी को हार्म नहीं पहुँचाना है, ओके, असत्य, ओके, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है, सत्य बोलना है, ओके, ब्रह्मचर्य जो है उसका निर्वाह करना है, ओके। तो ये हमारे ऊपर है, हमने किन बातों के ऊपर फोकस करना है, किन बातों को अपने अंदर उतारना है, किन को नहीं, ओके। सो ये जो बातें अगर हम ध्यान में रख के चलेंगे तो पैंडेमिक से हम जल्दी ऊपर जाएंगे। तो ये था द स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल। चलिए अभी इकोनॉमिक टाइम्स के जो एडिटोरियल्स हैं तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। सो ये जो आर्टिकल है ये है सोशल सिक्योरिटी के बारे में। तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी को यूनिवर्सलाइज करने की बात की गई है इंडिया में। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है लेबर्स के ऊपर, ओके, जो लेबर के ऊपर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है वो चाहती है कि सोशल सिक्योरिटी को जो है यूनिवर्सलाइज किया जाए, ओके, भारत में। तो अभी ये समय है क्योंकि पैंडेमिक का समय चल रहा है, तो इस सिचुएशन में हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी को हम और इम्प्रूव करें। सोशल सिक्योरिटी, उसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जो ओल्ड एज पेंशन्स हैं वो आ जाती हैं कि हम जो हमारे बुज़ुर्ग हैं हमारे देश के उनका ख्याल कैसे रखें, और जो दूसरा हेल्थ केयर सर्विसेज है उसको कैसे अच्छे से प्रमोट करें। तो और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो सबको जो है बराबर मिले। तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पैंडेमिक के दौरान पैंडेमिक की सिचुएशन को समझें तो अगर कोई भी बंदा जो कोरोना अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है, तो वो उसको नॉर्मली क्या होता है कि वो हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है या फिर घर में आइसोलेट कर दिया जाता है। तो उसकी इम्यूनिटी के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है रिकवर कर गया ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, ओके। लेकिन
कुछ जगह ये भी देखा गया है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा जो लगाया है लाखों के हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना से बचने के लिए। ओके, तो जिनके पास पैसा है वो इलाज के लिए आगे जा रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल सिटीज़न है, ओके, हालांकि अच्छी सेहत का जो फैसिलिटीज़ है उसके पास भी होनी चाहिए, लेकिन पैंडेमिक के दौरान सिचुएशन ये बन गई है कि पेशेंट्स की गिनती ही इतनी ज़्यादा है कि हॉस्पिटल बहुत कम पड़ गए हैं और बेड्स जो हैं हॉस्पिटल के वो बहुत कम पड़ गए हैं। वहाँ पर वेंटिलेटर्स की मशीन्स नहीं अवेलेबल जो ज़रूरी चाहिए, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं कोविड-19 के, उनको ट्रीट करने के लिए। तो आगे यहाँ पर बात की गई है फॉर सोशल सिक्योरिटी। अगर इसको सही में ट्रूली हमने यूनिवर्सल करना है, पूरे इंडिया में सबको इसके फ़ायदे पहुँचाने हैं, ओके, तो ये जो है लेबर मिनिस्ट्री है इसी के थ्रू होगा, और जो लेबर लॉस बने हैं इसी के थ्रू जो है मुमकिन है, इसी के थ्रू इम्प्लीमेंट हो सकता है। आगे यहाँ पर बात की गई है जो सेंटर और स्टेट्स हैं इनकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी फर्दर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है पूरी कोऑर्डिनेशन बना के चलें, एक डेडिकेटेड एजेंसी बनाएं जो कि सोशल सिक्योरिटी के लिए काम करे स्पेशली। ओके, तो आगे ये भी बात बोली गई है कि ये एक ही, अगर हम बोलें कि एक ही झटके में ये सब कुछ हम कर लेंगे तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो इस अप्रोच को जो है हमें इंक्रीमेंटल रखना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। ओके, और जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है, उनको और सही करना चाहिए। ओके, उनको कंटिन्यू रखना चाहिए आने वाले समय में। तो यहाँ पर और बात की गई है कि जैसे आधार कार्ड को हम यूज़ करते हैं आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट्स बनाने के लिए, ओके, पेमेंट सिस्टम को और मजबूत करने के लिए, वैसे ही आप आने वाले समय में देखोगे इसी आधार कार्ड को आप हेल्थ रिकॉर्ड से भी आप जुड़ा हुआ पाओगे। मतलब सरकार जो है नई पॉलिसी लेकर आने वाली है जहाँ पर जो आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं उसको भी आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। कल के एडिटोरियल में मैंने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। ओके, तो स्पेशल आर्टिकल आया था इसी पर्टिकुलर हेल्थ रिकॉर्ड्स के बारे में। तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि ये पॉसिबल है कि अगर हम आधार कार्ड को हेल्थ रिकॉर्ड से लिंक करते हैं तो हमें इंडिविजुअल हर एक बंदे का जो है पूरा हेल्थ रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएगा कि फलाना फलाना बंदा है, ओके, जिसका पुराना हेल्थ रिकॉर्ड क्या रहा है, कौन सी बीमारियां उसे थीं, अभी वो कौन सी बीमारियों से जूझ रहा है, ओके, कौन सी बीमारियों से वो कवर कर गया है, आगे आने वाले समय में, या फिर उस बंदे की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है कि क्या इतने पैसे हैं उसके पास कि वो अपना इलाज करवा पाए। ओके, तो उसका अभी मौजूदा हेल्थ स्टेटस क्या है, क्या वो तंदुरुस्त है या अभी भी बीमार है वो, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ चेक हो सकती है हेल्थ रिकॉर्ड में कि वो डिसेबिलिटी उसमें उसके पास तो नहीं है, मतलब कोई बाजू वगैरह कोई टांग वगैरह नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ओके, सो ये भी चेक हो जाता है कि जो उसका अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मतलब अभी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम चेक कर सकते हैं अगर हम आधार कार्ड को हेल्थ रिकॉर्ड से लिंक करते हैं। तो इंडिविजुअली सरकार के लिए आसानी हो जाएगी कि उनको अगर पॉलिसी बनानी है तो उनको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितनी पॉपुलेशन है। ओके, करोड्स में अगर बात करें तो कितनी पॉपुलेशन है जो कि बीमारियों से जूझ रही है और उनको ज़रूरत है फाइनेंशियल मदद देने की। ओके, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर बात करूँ तो अगर कोई बंदा दिहाड़ी करता है, ठीक है, 200-300 रुपया अगर उसको दिहाड़ी मिलती है, सपोज 400 रुपया मिलती है, तो खर्चा इतना ज़्यादा है कि एक दिन में उस 400 को अगर यूटिलाइज़ करे तो फैमिली को खाना भी देना है 3 टाइम का, ओके, और उनको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी प्रोवाइड करनी है, तो वो 400 रुपया बहुत कम पड़ जाता है। तो अगर वो सेविंग होती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 80 रुपये की एक दिन में सेविंग कर लेगा। तो वो भी क्या होता है कि जब उसको सिचुएशन आती है कि बीमार पड़ गया है तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो वो जो बेचारे की सेविंग होती है वो एक ही झटके में उसकी जेब खाली हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन आने वाले समय में ना बने तो सरकार जो है हेल्थ रिकॉर्ड का एक नया कंसेप्ट लेकर आ रही है। सो आगे बढ़ते हैं। सो आगे बात की गई है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, वो भी जो है सेपरेटली ऑफर करनी चाहिए, ठीक है। तो इसको भी और ज़्यादा इसका दायरा जो है इसको बढ़ाना चाहिए कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं, ओके, ताकि कि अगर कोई भी ऐसा समय आता है जब इलाज की ज़रूरत है तो वो पैसे जो है उनको इंश्योरेंस के मिले, ओके, तो वो अपना इलाज करवा पाएँ। आगे जो ओल्ड एज पेंशन देती है सरकार, ओके, जिनकी उम्र जो है 65 साल से ऊपर हो जाती है, उनको सरकार सोशल सिक्योरिटी के नाम पे पेंशन देती है कि वो उनको अपनी डेली लाइफ की जो रूटीन में अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनके पास थोड़े बहुत पैसे हों कि वो पैसा खर्च करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। ओके, तो इसको भी यहाँ पर बोला गया है कि जो अमाउंट्स मिलती है बहुत कम होती हैं,
ओके, जो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर जो अमाउंट्स होती हैं, तो इनको भी थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देखो, इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जितने भी बुजुर्गों की पॉपुलेशन होगी तो पेंशन के हिसाब से इतने फंड नहीं है सरकार के पास कि वो सबको जो है अच्छी जो है पेंशन दे सके हज़ारों में। ओके, सो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये चीज़ वहाँ पर मुमकिन है, अच्छी पेंशन वहाँ पर मिल सकती है जहाँ पर जो है किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है लगभग 90% के आसपास पॉपुलेशन जो है टैक्स पे कर रही है अपना। ओके, और लास्ट में अगर कोई भी पॉपुलेशन है जिनकी जो एवरेज एज 65 ईयर्स है या उससे ज़्यादा है, तो उनको सरकार फिर अच्छी पेंशन देती है। ओके, क्योंकि उन्होंने टैक्स पे किया होता है तो सरकार के पास फंड्स अवेलेबल होते हैं, तो उनको सोशल सिक्योरिटी के नाम पर उनको पेंशन प्रोवाइड की जाती है। सो आगे यहाँ पर बात की गई है कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को कैसे जो है सोशल सिक्योरिटी के दायरे के अंदर लेकर आएँ। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी के अंदर कैसे जो है पॉपुलेशन को लेकर आएँ, कैसे ये मुमकिन है, इसी के ऊपर हमें काम करना होगा आने वाले समय में। और जो आगे बात की गई है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनके पास एक नेट सैलरी आती है, ठीक है, नेट अर्निंग होती है उनकी। फिर वो अपनी जो सेविंग्स हैं उनको आगे यूज़ कर सकते हैं। ओके, अपनी किसी भी तरह की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, अगर उनको हेल्थ सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना है तो वो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आगे बात की गई है कि अगर आने वाले सिचुएशन में कोई ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो जो एम्प्लॉयर है उनको भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के फंड में, ताकि कि अच्छे से वो है अपनी सिचुएशंस को जो है संभाल सकें। आगे यहाँ पर बात की गई है कि बहुत सारे वर्कर्स इंडिया में ऐसे हैं जिनकी जो है कोई फिक्स्ड आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं है कि उनको उनके एम्प्लॉयर्स कौन है, ख़ासतौर पे जो इनफॉर्मल सेक्टर है। ओके, सो उनको जो एम्प्लॉयर्स हैं वर्कर्स के, उनको आइडेंटिफाई करना टफ है। ओके, तो सरकार इसके लिए भी एक कानून लेकर आने वाली है कि पता चले कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, सो वहाँ पर जो है कितने लोग जॉब कर रहे हैं, तो इसका भी डाटा हो सकता है आने वाले समय में उपलब्ध हो। ओके, तो यहाँ पर यही बात की गई है, मैंने जो अभी बताई आपको कि जो सेविंग अगर कोई वर्कर करना चाहता है तो उसके लिए बहुत टफ हो जाता है, सेविंग कर भी लेता है, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर ज़रूरत पड़ गई सोशल सिक्योरिटी के नाम पर, तो सारा का सारा जो पैसा है वो चला जाता है। आगे और बात की गई है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, ओके, वहाँ पर अगर हम सारी पेमेंट्स जो करते हैं, जैसे कोई भी एम्प्लॉयर इनफॉर्मल सेक्टर का अपने वर्कर्स को पेमेंट करता है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली अगर कर रहा है, ओके, अगर बैंक अकाउंट से उनकी पेमेंट जा रही है, तो जो है हम ये पता कर सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में कितनी अर्निंग्स मैक्सिमम जो है वर्कर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर जो है वर्कर्स डिप्लॉय हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में डिप्लॉय हैं। ओके, और कितनी सेविंग्स वो मैक्सिमम कमा लेते हैं। ओके, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है इनफॉर्मल सेक्टर में, हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या है, ठीक है, क्या स्टेटस है हेल्थ का, वर्कर को फोर्स तो नहीं करे, ठीक है, मतलब बंधुआ मजदूरी तो नहीं हो रही, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है पता चल जाएगी। लास्ट में ये भी बोला गया एम्प्लॉयर जो है कितनी जो है ग्रॉस वेजेस देता है लास्ट में वर्कर्स को, क्योंकि जो भी इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो वो अगर एम्प्लॉयर काम करवा लेता है तो बाद में फिर उतने पैसे नहीं देता कभी भी जितने की डील हुई होती है। तो वो जो वर्कर होते हैं वो भी मजबूर होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है उनको एक तरह से डेली उनको काम दे देता है, तो वो ये सोचते हैं कि चलो आज थोड़े पैसे कम मिले हैं तो कल हमें फिर भी तो काम मिल रहा है तो हम आएंगे काम करने, चलो पैसे थोड़े कम ही सही। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनको हम जज कर सकते हैं अगर पेमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली किया जाए इनफॉर्मल सेक्टर में। तो आगे यहाँ पर बात की गई है, अगर हम सभी पेमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक करते हैं, ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप होगा। अगर हम जो टैक्स कलेक्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू, ओके, तो उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी जो टैक्स आता है, जो एंटरप्राइजेज हैं, जो कंपनीज हैं, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में या फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं, तो उनकी जो गिनती है 1 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट होगा, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर का भी हमें चिट्ठा पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं ये, तो फिर जो है अराउंड 6.3 करोड़ एंटरप्राइजेस हो सकते हैं जहां से हम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आगे डिस्कस करते हैं।
सो ये जो आर्टिकल है, नया आर्टिकल, ये ब्रॉडबैंड के बारे में है। कहने का मतलब ये है कि आने वाला समय जो है वो सॉफ्टवेयर वहाँ पर ज़रूरी चाहिए, ठीक है। इंटरनेट का जो है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए। अगर कोई भी चीज़ चलानी है तो वो कंप्यूटर के हिसाब से ही ऑपरेट होगी, चाहे सॉफ्टवेयर चलाना है, चाहे कोई एजुकेशन की वीडियो देखनी है, तो कोई भी आप ऐप अगर रन करना चाहते हैं तो आपको एक तगड़ा कनेक्शन चाहिए, ओके। तो आने वाले समय में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, ओके, क्योंकि जो रिसेंटली जो अभी जो सिचुएशन चल रही है तो सबको आदत पड़ चुकी है मोबाइल यूज़ करने की। तो पहले में अगर आप कुछ साल पहले की बात करें तो बच्चे यूज़ करते थे, ओके, जो यंगस्टर्स हैं वो यूज़ करते थे, लेकिन अभी जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी आदत पड़ गई है मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की, वो भी अभी मोबाइल फ़ोन के एडिक्ट होते जा रहे हैं। तो वहाँ पर उनको जो बुज़ुर्ग हैं वो भी जो उनको मतलब की चीज़ें वही देखते हैं नॉर्मली, जहाँ पर उनको कुछ सीखने को मिलता है। तो आने वाले समय में अच्छा कनेक्शन जो है उसकी ज़रूरत बहुत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में, आर्टिकल के स्टार्टिंग में यहाँ पर बायजूस एक लर्निंग ऐप आती है बायजूस की, जहाँ पर एजुकेशन के रिगार्डिंग वीडियोस होती हैं। तो उसकी बात की गई है कि बायजूस ने अभी रिपोर्ट किया है कि उसने जो व्हाइट हैट जूनियर नाम की कंपनी है उसको जो है ख़रीद लिया है, ठीक है। जो व्हाइट हैट जूनियर ये क्या काम करती है, ये बच्चों को ये नॉर्मली टीच करती है बच्चों को कोडिंग के बारे में, ठीक है, कोडिंग कैसे की जाती है। तो ये इंडिया का जो है, जो बायजूस है, इंडिया का जो है लार्जेस्ट एडटेक स्टार्टअप है, ठीक है, जो कि यहाँ पर बात कर रहा है $300 मिलियन की, ओके। तो $300 मिलियन का इसका जो अभी तक जो है ग्रुप बन चुका है बायजूस का। तो बायजूस की अगर मैं हिस्ट्री आपको बताऊं तो सन 2011-12 की बात है, जब जो इसके फाउंडर हैं तो उन्होंने एक ट्यूशन सेंटर शुरू किया था 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। तो इन्होंने कुछ नई ट्रिक्स जो थी इंट्रोड्यूस की, जैसे आप वीडियोस में जो इसकी जो एडवर्टाइजमेंट आती है, शाहरुख खान एडवर्टाइजमेंट करता है बायजूस की, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कैसे जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो हैं उनको प्रैक्टिकली जो है अच्छे से डिटेल में समझाया जाता है। तो ऐसी ट्रिक्स जो थी इन्होंने यूज़ की स्टार्टिंग में, धीरे धीरे फिर जो थी इन्वेस्टमेंट आई। तो इसमें भी बहुत बड़े लेवल पर चाइना की इन्वेस्टमेंट है, ओके, तभी ये ग्रो किया है, ओके। तो चाइना की इन्वेस्टमेंट है, चाइना ने समझ लिया कि ऐसी ऐप्स आने वाले समय में जो है डेवलप होंगी, बहुत ज़्यादा इसका स्कोप होगा, तो उन्होंने तगड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है इसमें। तो आज से कुछ साल पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जो ये बायजूस है अब जो है 60,000 करोड़ के आसपास इसका एसेट बन चुका है। तो अब अभी भी जो बायजूस है आगे बढ़ रहा है। तो अभी रिसेंटली जो उन्होंने प्लेटफॉर्म खरीदा है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो मेनली यहाँ पर बात एजुकेशन की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर द न्यू काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वैल्यू क्रिएशन मेड पॉसिबल बाय द डिफ्यूजन ऑफ ubiquitous ब्रॉडबैंड एंड मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी। आने वाले समय में मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, उसकी बहुत तगड़े लेवल पर ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक बात की गई है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट जो है एक फंड होता है जिसका नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ओके। तो गवर्नमेंट जो है अगर ये फंड जो अनयूज्ड फंड, अगर ये फंड अनयूज्ड रहता है, ठीक है, तो इस फंड में से पैसा निकालकर जो है कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, खासतौर पे रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पर इसको यूज़ कर सकती है। तो गांव देहात इलाके में अभी भी थोड़ी टावर्स की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हर जगह अभी भी टावर नहीं पहुँचे हैं। तो वहाँ पर जो है इस फंड को यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट, ओके, अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो जो है वो विलेजेस में ही बसती है, ठीक है, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है। सो आगे यहाँ पर बात की गई है, सो एंटरप्रेन्योर्स शुड फाइंड इंस्पिरेशन इज पॉसिबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू यूजिंग कनेक्टिविटी। व्हाइट हैट जूनियर वाज फाउंडेड ओनली इन 2018। सो ये भी तो एक कंपनी थी व्हाइट हैट जूनियर जो कि 2018 में स्टार्ट हुई थी, और इतनी जल्दी इन्होंने अपना एक तगड़ा एक रेपो, एक स्टेटस बना लिया, ओके। तो आज जो है बायजूस ने उसको खरीद लिया। सो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो व्हाइट हैट जूनियर काम क्या करता है। ये मोस्टली जो बच्चे हैं 6 से 14 साल की उम्र के, उनको कोड गेम्स के बारे में बताता है, एनिमेशन कैसे होती है, ओके, और जो एप्लीकेशंस वो कैसे बनती हैं ऑनलाइन, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देता है। तो बहुत ही छोटे समय में कंपनी ने बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर ली, ओके।
अच्छा रेवेन्यू बना लिया, तो अभी इसको एक्वायर कर लिया गया है। सो आगे डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। सो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो बायजीएस ने डील की है ये टोटली जो है कैश डील है। ओके, तो इससे क्या होगा, जो व्हाइट हार्ट के जो इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, जिनके पास की तकरीबन 47% का स्टेक था, ठीक है, तो अभी वो जो है बाहर निकल जाएंगे। तो बायजीएस जो है इनके ऊपर जो है इस कंपनी के ऊपर पूरी पकड़ बना लेगा। सो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका नाम है ओमिड्योर नेटवर्क और ऑल वेंचर्स एंड नेक्सस वेंचर पार्टनर्स। तो ये 3 जो हैं इसके इन्वेस्टर्स हैं व्हाइट हैट ओके जूनियर के। तो अभी बायजीएस उसको पूरा का पूरा एक्वायर कर लेगा। ओके, तो अभी वो जो है कोडिंग को लॉन्च करेगा आने वाले समय में, और आगे ये बोल रहे हैं कि ये व्हाइट हैट जूनियर में और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ओके, बायजीएस कह रहा है कि इसमें और इन्वेस्ट करेंगे, इस प्लेटफॉर्म को और आगे इम्प्रूव करेंगे, इनोवेट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ओके, सो टीचर बेस्ड जो है यहाँ पर एक्सपेंशन की जाएगी, क्योंकि जो नई मार्केट्स हैं वहाँ से डिमांड आ रही है कि ऐसी ऐप्स जो है उसकी जो है ज़रूरत है लोगों को। ओके, सो आगे यहाँ पर और बात की गई है कि जो ऐसी डील्स होती हैं तो आने वाले समय में जो एडटेक स्पेस है यहाँ पर एक अच्छा जो है ट्रैक्शन मिलने वाला है आने वाले समय में। ओके, तो हमें पता ही है कि जो कोविड-19 है उसकी वजह से क्लासरूम्स तो वैसे भी बंद है, तो बच्चों ने तो पढ़ाई करनी ही है, तो बच्चे इन्हीं ऐप्स के ऊपर जो है आजकल फोकस कर रहे हैं। तो वैसे भी जो ऑनलाइन स्कूल्स जो क्लासेस भी लगा रहे हैं, तो ये जो ऐप्स हैं ये भी एक बढ़िया जो है अपॉर्चुनिटी दे रही है। देखिए यहाँ पर अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस की बात करूँ तो जो स्कूल्स लगा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो वहाँ पर भी ये चीज़ देखी गई है कि जो बच्चे हैं वो जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्कूल की बिल्डिंग के अंदर, उतने बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, जो भी इन सीरियस बच्चे हैं वो वो भी आज भी क्लासेस नहीं लगा रहे हैं। ओके, जो भी सीनियर्स बच्चे हैं जो 10th या 11 प्लस 2 की अगर मैं बात करूं, जो छोटे बच्चे हैं उनको तो पेरेंट्स ही डांट कर बैठा देते हैं, वो क्लासेस लगा लेते हैं, लेकिन सीनियर बच्चे जो है सीरियसली क्लासेस नहीं ले रहे। सो यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई है कि आने वाला समय में जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसका ही जो है आने वाले में एक प्रमोशन आपको देखने को मिलेगा। जो स्कूल चिल्ड्रन हैं, ठीक है, स्कूल के बच्चे हैं, उनको जो है ज़रूरी चीज़ें जो चाहिए अच्छी एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, वो यही है कि एक तगड़ा इंटरनेट कनेक्शन हो, तगड़ा ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो, ताकि जो कि जो नॉलेज है वो सब तक पहुँचे। ओके, तो फुल असेस की जो है ब्रॉडबैंड की फुल असेस की ज़रूरत है बच्चों को। ओके, जो वेब बेस्ड इनोवेशन है, ठीक है, वो स्टेबल फास्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए विद ए कंसिडरेबली लार्ज स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द कंट्री। The need is also to ensure a regulatory regime that is conducive to innovation. Over to the government. Okay. So ये था आर्टिकल, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये है पार्ट 1 के आर्टिकल्स जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल्स है मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। तो अभी मैं जल्दी ही दूसरी वीडियो लेकर हाजिर होता हूँ, तो आप इसको पढ़ें, समझें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।